वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक एंजाइम में पढ़ने वाले हैं। एंजाइम की थ्योरीज, एंजाइम एक्शन से रिलेटेड क्या क्या थ्योरीज है और वो क्या कह रही है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एंजाइम एक्शन की थ्योरीज। अब उससे पहले देख लेते हैं सबस्ट्रेट। व्हाट इज सबस्ट्रेट? सबस्ट्रेट क्या है? एक एंजाइम जिससे बाइंड करता है। सबस्ट्रेट क्या है? एक रिएक्टेंट है जिस पे एंजाइम एक्टिवेट होके या एक्शन करेगा। वो एंजाइम्स उसको एक्टिवेट करते हैं रिएक्शन करने के लिए। और सबस्ट्रेट एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है कि पर्टिकुलर एक सबस्ट्रेट ही उस एंजाइम से बाइंड करेगा और रिएक्शन होगी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोडक्ट बनेगा। और प्रोडक्ट क्या है? जो रिजल्ट ऑफ द एंजाइम के एक्शन के बाद जो रिजल्ट बनता है, दैट इज जो प्रोड्यूस होता है, दैट इज प्रोडक्ट। और एक्टिव साइट क्या है? वो एरिया जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है। एंजाइम के एक पार्ट में ऐसा एरिया जिसमें कुछ नॉच होते हैं, कुछ खड्डे होते हैं, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है, वो कहलाता है एंजाइम एक्टिव साइट ऑफ दैट एंजाइम। अब एंजाइम एक्शन देखो कि अगर अपन एंजाइम एक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन को दो तरह से हम देख सकते हैं कि अगर एंजाइम की एब्सेंस में रिएक्शन होगी तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? रिएक्शन शुरू करने के लिए जो स्टार्टिंग एनर्जी चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर एंजाइम की एब्सेंस में करते हैं तो इतना बार आता है, देखो ग्राफ का, कि इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। जबकि अगर अपन एंजाइम की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन करवाते हैं तो सिर्फ इतनी सी ही एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो एंजाइम का क्या काम है? वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद अब एंजाइम एक्शन देखो। एंजाइम एक्शन में जैसे ये सबस्ट्रेट है ब्लू, ये येलो एंजाइम है। एंजाइम सबस्ट्रेट से कंबाइन होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स जो है टेम्पररी कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर ये प्रोडक्ट में टूटता है तो और उसी से प्रोडक्ट बनता है और एंजाइम वापस रिलीज हो जाता है। एंजाइम अब दूसरे रिएक्टेंट के लिए काम में आ जाता है एज इट इज, एंजाइम में कोई चेंज नहीं होता। तो ऐसा एक्शन एंजाइम का होता है। अब देखो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये इस तरह से अपन ने देखा कि एंजाइम सबस्ट्रेट से कंबाइन करता है और इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। When enzyme functions, the active site interacts. एक्टिव साइट वहां पर इंटरेक्ट करेगा। ये जो दिख रहा है इस एंजाइम में, दिस इज एक्टिव साइट, जहां पर सबस्ट्रेट ने आकर बाइंड करा। उसके बाद एक्टिव शेप जो है वो उस सबस्ट्रेट के शेप, एंजाइम के शेप से मैच करेगा, सबस्ट्रेट के शेप से मैच करेगा एक्टिव साइट का जो शेप है, तो ही रिएक्शन होगी और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ही एंड प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो, अगर यहाँ पर एंजाइम में सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब जो सबस्ट्रेट बाइंड होगा, ये देखो ये बाइंड हो गया तो ही प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो लॉक एंड की हाइपोथेसिस। दो थ्योरीज, तीन थ्योरीज वैसे कोवेलेंट भी है, पर थ्योरीज मेनली जो चल रही है वो दो है। लॉक एंड की हाइपोथेसिस एक है जो फिशर ने दिया। तो फिशर ने ये बोला कि जैसे लॉक में की फिट होती है, पर्टिकुलर फ्री की ही उस लॉक में फिट होगी और उसके एक्शन से जैसे ही अपन टर्न करेंगे उसमें रिएक्शन होगा तो ही ताला खुलेगा, प्रोडक्ट बनेगा। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी मॉडल है कि एंजाइम जो है वो लॉक की तरह काम करता है और अगर सबस्ट्रेट उसमें फिट हो गया और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना तो ही प्रोडक्ट बनेगा। उसी तरह से उस जो एंजाइम से रिलेटेड सबस्ट्रेट है वही उसमें बाइंड हो पाएगा तो रिएक्शन होगा और एक्टिव साइट में बाइंडिंग होगी और प्रोडक्ट बनेगा। ये फिशर ने दिया था। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिजिड मॉडल, कि इसमें एंजाइम जो है वो रिजिड है, उसके खांची वगैरह जो भी है वो रिजिड है, कि उसमें कुछ भी अपने आप चेंजेस नहीं होते हैं।
लॉक एंड की हाइपोथेसिस की सारी स्टेजेस देखो, जैसे ये सबस्ट्रेट एस है, एंजाइम ई है। अगर इसके नॉचेस, इसके उभार और इसके नॉच दोनों सेम हुए तो ही ये फिट होगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अब दूसरी थ्योरी जो आई है, दूसरा हाइपोथेसिस, वो है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, जो खॉशलैंड ने दिया था। इसमें एंजाइम जो है वो रिजिड नहीं है, वो उस सबस्ट्रेट को कैसे भी फिट करने की कोशिश करता है और उसको बोलेंगे इंड्यूस फिट मॉडल। तो प्रोटीन्स जिस भी शेप के हो, सबस्ट्रेट जिस भी शेप का हो, तो वो उस एंजाइम उसमें कुछ ऐसे कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाता है कि उस सबस्ट्रेट को उसमें फिट करने की कोशिश करता है और इस तरह से रिएक्शन हो जाता है। दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड मॉडल। ये देखो एग्जांपल, जैसे इंड्यूस फिट मॉडल का, ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम का स्ट्रक्चर है। उसमें ग्लूकोज देखो इस तरह से एक पर्टिकुलर नॉच में बाइंड करता है, जबकि ये नॉच ऐसा था तो उसको कैसे भी गोल करके उसमें फिट करने की कोशिश करता है, और इस तरह से इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस है। उसके बाद तीसरे टाइप के है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन भी अपन ने देख लिए कि दो तरह के हैं, कि कई बार तो ऐसा था कि फॉस्फोरिलेशन से प्रोटीन काइनेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है, कई बार डीफॉस्फोराइलेशन। दो पोजीशन है, फॉस्फोरलाइजेशन और डीफॉस्फोराइज। जब फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो दैट इज नोन एज फॉस्फोरलाइजेशन, जब फॉस्फेट हट जाता है तो दैट इज नोन एज डीफॉस्फोरलाइजेशन। तो फॉस्फोरिलेटेड एंजाइम्स जो है वो कभी एक्टिव होता है, कभी इनएक्टिव होता है, वो डिपेंड करता है कि डिफरेंट एंजाइम्स है ना। तो जैसे ग्लाइकोजन सिंथेज है ना, वो एक्टिव हो जाता है, जबकि ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो इस तरह की कोवेलेंट मॉडिफिकेशन डिफरेंट है जो एंजाइम को एक्टिवेट करने में काम आते हैं। यही थ्योरी ख़त्म हो गई, एंजाइम एक्शन की थ्योरीज है ये। इसी के साथ और नेक्स्ट और वीडियोस हैं एंजाइम पे, वो आप देख लो तो आपको इजी रहेगा समझना। थैंक यू वेरी मच।